नमस्कार। लोकसभा चुनाव को समझाने वाला शो 24 का चैंपियन लेकर हाजिर हूं मैं, मिहिर रंजन। 19 तारीख को पहले राउंड की वोटिंग हो जाएगी, यानी अब से इस बार के चुनाव में पहला वोट जो डाला जाएगा उसमें 15 दिन का भी वक्त नहीं रह गया है। जाहिर है देश का सियासी पारा गर्म होना ही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रही है, रोज रोज खुलासे कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कह रही है कि बीजेपी का सब कुछ किया कराया हुआ है। तो कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र, जिसे पार्टी ने न्याय पत्र का नाम दिया है, उसे जारी कर दिया। उसमें पार्टी के कई वादे हैं, कुछ इरादे भी हैं। लेकिन आज 24 का चैंपियन जो हमारा शो है, इसकी शुरुआत हम इस खबर से नहीं बल्कि राम की खबर से करेंगे। आज पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों को फिर से राम याद आए। कैसे, वो हम आपको समझाते हैं और उसकी बारीकी भी बताएंगे। पीएम मोदी आज राजस्थान के चूरू में थे। उन्होंने बातें तो तमाम की, कांग्रेस पर तमाम तरह के आरोप लगाए। उसके साथ ये कहा कि कांग्रेस ने राम का नाम नहीं लेने की एडवाइजरी जारी की है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने एक कदम आगे बढ़कर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो राम को ला सकते हैं वो गलत काम करने वाले का राम नाम सत्य भी कर देंगे। दोनों ही बयान राजनीतिक है और निहितार्थ में है जनसमर्थन पाना, जनता का दिल जीतना, बताना कि राम ही के अगर असली सेवक की बात हो तो वो बीजेपी ही है। खैर, इस पे बात करेंगे कि आखिर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार के चुनाव में राम कितनी चर्चा में रहने वाले हैं, उनके बूते किसको कितना वोट मिलने वाला है, इसकी बारीकी हम समझेंगे। लेकिन पहले सुनवाते हैं आपको योगी आदित्यनाथ का बयान और फिर दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिसमें मोदी राम का जिक्र कर रहे हैं। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं? देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। लोगों को पहले से लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा। लोग अपराधियों को महिमामंडन करते थे। हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लटका देंगे। आपने देखा ना, लटका ना, ये लोग बोलते थे पहले, कहते थे रे कुछ नहीं होगा इनका, कैसे कुछ हो पाएगा। लेकिन इसलिए भाइयों में बहनों, यहां बोला कम जाता है, परिणाम रिजल्ट देते हैं और उसी रिजल्ट के लिए आए हैं फिर से। मोदी जी ने जो करके दिखाया है 10 वर्ष में, यही मोदी की गारंटी है। एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन सब पर हमला है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये मोदी का उन लोगों पर हमला है जो राम का नाम लेने से परहेज करते हैं। ये हमला है विरोधियों पर जो अब राम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को राम के नाम से डर लगता है, कांग्रेस को डर लगता है कि अगर उसने राम मंदिर या राम का नाम लिया तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। राम मंदिर और राम के नाम पर कांग्रेस की राजनीति का इतिहास बेहद विवादास्पद रहा है। चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का राम मंदिर का ताला खुलवाना हो या फिर राम मंदिर पर लिए गए फैसले वापस लेना हो। मोदी ने आज चूरू में यह भी बता दिया कि राम हर हिंदुस्तानी की आस्था है और उस आस्था पर जो एडवाइजरी जारी करेगा उसका अंत होना तय है। आपको ये जरूर याद होगा कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया था। विरोध स्तर देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई एक नेता कार्यक्रम में नहीं गया और उल्टा केंद्र सरकार पर राम मंदिर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के इस फैसले और वोट बैंक की राजनीति का हिसाब अब मोदी चुनाव के दौरान ले रहे हैं।
मोदी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है और लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राम को लेकर एडवाइजरी जारी की है कि उनका कोई भी नेता राम का नाम नहीं लेगा। मोदी ने कांग्रेस और विरोधियों की दूसरी सबसे दुखती नब्ज पर हाथ रखा। चूरू में उन्होंने 3 तलाक को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं और बहनों की रक्षा हुई है, बल्कि मुस्लिम परिवार को बचाया गया है। जाहिर है मोदी ये बताना चाह रहे थे कि मुस्लिम वोट के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति अब तक कांग्रेस करती आ रही है, उसकी धार को कुंड दिया गया है। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था, मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है। मोदी के बयानों से साफ है कि इस लोकसभा चुनाव में मोदी पूरी तरह से विपक्ष की धार को खत्म करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अगर आपको हिंदुस्तान को समझना हो, देश को समझना हो, तो यहाँ के चुनाव को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चुनाव आप अच्छे से समझें, इसलिए हम आपके लिए 24 का चैंपियन रोज़ लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ इनकी बारीकियों को समझाने के लिए हमारे एक्सपर्ट, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रामकृपाल सिंह जी हैं। रामकृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। सर, अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें राम का जिक्र हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से खबरें लगातार एक के बाद एक सामने आ रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि राम शायद हाशिए पे मतलब चले गए हैं थोड़े दिनों के लिए, या जो भी कह लीजिए। 22 जनवरी को उद्घाटन के बाद से उसकी जितनी चर्चा होनी चाहिए थे इस बार के चुनाव में, वो नहीं है। आपको क्या लगता है कि राम वापस कब लौट जाएंगे चुनाव के सेंटर स्टेज पे? देखिए मिहिर जी, इस देश में जब भी राजनीति होगी, जैसे जैसे चुनाव आएगा, इको आ रहा है, जरा सा ठीक करा दीजिएगा। जी जी, इको। रामकृपाल जी की आवाज ठीक करिए, उनके कान में इको हो रही है। जी सर, आप बात करें। इसमें जैसा मैंने कहा था कि मोदी जी 2024 की जो लड़ाई है वो 10 साल का काम प्लस 24 के राम, यानी काम प्लस राम पर होगा। ये राम तो रहेंगे। और अगर आपने देखा हो तो 31 मार्च को जो रैली हुई थी इंडिया अलायंस की, अगर आपने सीताराम येचुरी को सुना है तो उन्होंने किस तरह से हिंदू धर्म के प्रतीकों का बराबर इस्तेमाल किया। और जितने भी लोग वहाँ थे सब कहीं न कहीं, इवन प्रियंका जी ने कहा कि राम का भक्त होना कैसे है। तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया अलायंस भी राम का जो नाम है या राम का जो प्रभाव है उससे वो मुक्त नहीं हो रही है। और इंडिया अलायंस ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वो भी राम भक्त हैं, राम में आस्था रखते हैं, वो कहीं से भी ऐसे नहीं हैं। तो ये जो राम वाला मामला है ये रहेगा, निश्चित तौर पर ये रहेगा और लंबा चलेगा। सर, जैसे ही राम की बात होती है, राम की चर्चा होती है, अयोध्या की बात होती है, तो मुस्लिम समाज ऑटोमेटिकली उसमें उसका जिक्र जो है बिना किए हुए भी आ जाता है। आज जब मोदी ने भाषण किया, वहां पर जो उन्होंने संबोधन दिया, उसमें एक उन्होंने बड़ी अहम सी बात की, और बात ये थी कि अक्सर वो कहते थे मुस्लिम महिलाओं की बात। आज वो कह रहे कि मुस्लिम परिवार मोदी का परिवार है, मतलब महिलाएं नहीं, उसमें पुरुष भी इंक्लूसिव है। इसका क्या माने निकाला जाए? देखिए, इसका यह है कि मोदी जी की एक हमेशा से ये कोशिश रही है। इको बहुत तेज आ रही है, जरा सा प्लीज इको ठीक करो। तो पीसीआर इको ठीक कर दीजिए प्लीज। तो कम से कम देखिए, मोदी जी ने 10 साल में जो उन्होंने काम किए हैं उसमें कहीं भी धर्म उसके बीच में नहीं आया है। यानी अगर मुस्लिम गरीब मुसलमान है या गरीब हिंदू है
तो दोनों के घर बने हैं। तो ये जो चीज उन्होंने जमीन पर जो काम किया है, उससे उनको ये है कि अमूमन जो गरीब मुस्लिम महिलाएं थी, जिनका बड़ी मुश्किल से, जिनके घर में गैस नहीं थी, चूल्हा नहीं था, तो जो वो सब सारी चीजें पहुंची हैं, तो उनको पता है कि एक उनके दिलों में कहीं ना कहीं मोदी को लेकर एक सहानुभूति है, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदार जो उसको धर्म के नाम पर बंटवारा करते हैं, तो इसीलिए मोदी जी बार बार वो कहते हैं कि और कम से कम 3 तलाक के मामले में ये निश्चित है कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है, मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग है, जो अंदर से इस चीज से बहुत खुश है। हालांकि वो अपने घर में बड़े बुजुर्गों को ये शो नहीं करता है, लेकिन वोट में देखिए बहुत हद तक वे लोग वोट, एक बड़े वर्ग का वोट भी उनको मिलता है। तो ये उनका ये मानना है कि देखिए, सबका साथ सबका विकास करो, लेकिन जो अगर कुछ मुसलमान, कुछ मुस्लिम महिलाएं ये एहसानमंद होकर के कि नहीं मोदी जी ने अच्छा काम किया है, जिनका मकान बन गया है, अगर वो आती हैं, और पर्टिकुलरली देखिए पसमानदा मुसलमान, जो उनकी हमेशा से कोशिश रही है कि अगर किसी का घर बना होगा तो गरीब मुसलमान का बना होगा, वो पसमानदा मुसलमान का, तो उन लोगों को जोड़ने का एक लगातार प्रयास करते रहे हैं जी। तो ये उनको उम्मीद है कि इसमें से एक बड़ा हिस्सा, चाहे छोटा ही हो, लेकिन अगर वो मोदी की तरफ आएगा तो कुल मिलाकर के वो चुनाव पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। जी सर, तो आपसे चर्चा जारी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, किसने किया, अब तक सारे आरोप आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर लगे। सीएम केजरीवाल से लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक जेल में बंद हैं, लेकिन 6 महीने जेल में रहने के बाद संजय सिंह जब से लौटे हैं, सीधे सीधे केंद्र पर और बीजेपी पर वो हमला कर रहे हैं, उनको टारगेट बना रहे हैं। आज उन्होंने आरोप लगाया कि घोटाला आपने नहीं बल्कि बीजेपी ने किया है। उन्होंने 2 रेड्डी का नाम लिया और अपने तरीके से गणित समझाया कि आखिर कैसे केजरीवाल के खिलाफ यह सबसे बड़ी साजिश है। जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है, इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूंगा। जिस शराब घोटाले में बीजेपी आपको घेरने में जुटी है, जिस आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले में ईडी ने शिकंजा कसा है, उस आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि बार बार आप दावा तो करती है कि बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, लेकिन जब वो खुलासा करती है तो पिछले कई महीने से जो बात वो कहती है वही इस बार भी होता है। ये शराब घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह ने जब पहली बार अपना मुंह खोला तो वही बात दोहराई कि घोटाला आपने नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं ने किया है। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है ये है, और जो बयान छिपा लिया जाता है ईडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में, कोर्ट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर ईडी के दफ्तर पर, जिसको अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में
ईडी ने रखा, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे भरोसा नहीं है, शुरुआती सारे बयान जिस पे भरोसा नहीं है, वो बयान जो उसने सही सही बताया था उस पर कह दिया हम इस पे भरोसा नहीं, उसको छुपा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंगुट्टा रेड्डी की तस्वीरों को दिखाकर संजय सिंह ने बीजेपी से नाता जोड़ने की पूरी कोशिश की। उनका ये दावा है कि जिसके बयान के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, वो मटुंगा रेड्डी एनडीए में शामिल टीडीपी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। ये है मंगुट्टा रेड्डी सांसद और ये है भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर, और ये है वो चुनाव प्रचार कर रहा है, टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है, और ये है भारत का प्रधानमंत्री। इस फोटो में सबसे ऊपर उनकी तस्वीर है, वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे हमको वोट दे दीजिए। तो क्या ये जो तस्वीरें संजय सिंह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन तस्वीरों के जरिए घोटाले के तार बीजेपी से जोड़े जा रहे हैं, जिस तस्वीर को दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्या उस नेता का बीजेपी से कोई नाता है? असली घोटाला शुरू हुआ ईडी के जांच के बाद। भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला और पहली पेशगी और नजराना भाजपाइयों को कब पहुंचा? 5 करोड़ रुपए का 15 नवंबर को, और कुल 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन शरद रेड्डी, उस किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। 55 करोड़ रुपए की। वैसे जब से संजय सिंह जेल की सलाखों से आजाद हुए, तब से आपने राहत की सांस ली है, क्योंकि उन्होंने आते ही बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। वो नारा लगा रहे हैं, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अब से थोड़ी देर बाद मतलब रात 8 बजे आप संजय सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे चैनल इंडिया डेली लाइव पे देख सकते हैं। हमारी सहयोगी नैना यादव ने उनसे बात की है और उसमें वो अपनी पूरी बात आपके सामने रखेंगे। बहरहाल अभी तो आप देख रहे थे कि संजय सिंह किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। अब जरा बीजेपी को सुन लीजिए कि बीजेपी की तरफ से संजय सिंह के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आई है। जो आरोपी हैं संजय सिंह, उनके अधिवक्ता ने कहा न्यायालय में कि अगर इनको बेल मिलती है तो बेल मिलने के बाद ये अपने रोल के बारे में जो ये केस है शराब घोटाले का, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने उनका साक्षात्कार कई न्यूज चैनल्स पर सुना और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं, ये जो पहली कंडीशन लगाई थी सर्वोच्च न्यायालय ने, इस कंडीशन को वायलेट किया है आरोपी संजय सिंह ने। अब मैं रामकृपाल जी की तरफ रुख करना चाहूंगा। रामकृपाल जी, संजय सिंह ने आज 2-3 बातें कही। पहला तो सीधे सीधे बीजेपी के टॉप लीडरों को निशाने पर लिया कि उन्होंने ही किया कराया हुआ है। दूसरा कि केजरीवाल के खिलाफ साजिश हुई है, और फिर वो 2 फोटो लेके आए जिसमें कहा कि ये देखिए ये रिलेशन है, और यही उसको एक तरह से उन्होंने साक्ष्य बताया, सबूत बताया और को रिलेशन दिखाने की, एक दूसरे से संबंध स्थापित करने की कोशिश की। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस तरह की चीज़ें जब राजनेता लेकर सामने आते हैं, जनता उस पर कितना यकीन करते? क्या जनता को इसके देखने के बाद उनसे हमदर्दी होगी? उनको लगेगा कि ये जो कुछ भी कह रहे सही कह रहे? देखिए मेरे बाबू, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, और जैसे यहाँ पर शहर में, दिल्ली में या कहीं भी सब ये सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं, वही गांव-गांव में लोग डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। ये इको बहुत तेज आ रहा है पता नहीं। खैर, पहली बात तो यह है कि संजय सिंह जेल में थे। आदमी जब बाहर रहता है तो सबूत जुटा सकता है, लेकिन जेल में उनको कैसे ये सब सबूत, नए सबूत मिले? जाहिर सी बात है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया था उसके बाद से वही बातें जेल से आकर के वो कह रहे हैं। ये तो सारी पुरानी बातें हो चुकी हैं। तमाम पार्टियों ने बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। अब ये मामला, चूंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड का एक अलग मामला है, जिसका शराब से कोई लेना देना अगर होगा तो ये अदालत देखेगी।
इसमें रोज जिस तरह से आप पार्टी के लोग कहते हैं कि कल हम एक बड़ा खुलासा करेंगे, बड़ा खुलासा करेंगे, ऐसा तो कुछ कोई खुलासा होता नहीं। वो शरद रेड्डी वाली बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब तो लोगों ने आरोप लगाने भी छोड़ दिए हैं जो भी था। रही बात इस उम्मीदवार की, तो वो टीडीपी से बीजेपी का समझौता है और वो टीडीपी से लड़ रहा है। और मेरा ये कहना है कि देखिए, जनता जानती है जनता क्या वोट देगी क्या नहीं देगी, लेकिन जब तक आप पार्टी के जो लोग आरोपी हैं वो बेदाग साबित नहीं होते हैं, तब तक वो जनता के निगाह में सवालों के घेरे में रहेंगे। ये अलग बात है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। 4 जून को पता चल जाएगा कि ये पॉलिटिकल, इसका जो माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, अदालत में कार्रवाई चल रही है, उसका पॉलिटिकल माइलेज अगर लेने की कोशिश होगी तो मुझको लगता है उसका पॉलिटिकल माइलेज मिलता नहीं है, क्योंकि जनता अमूमन जब तक आप बेदाग नहीं हो वो तब तक आपको जनता बेदाग नहीं मानती है। और मैंने ये देखा है, आप मेहर बाबू, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अब्दुल रहमान अंतुले के ऊपर एक आरोप लगा था और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। दिल्ली में आप देखिए मदन लाल खुराना को छोड़नी पड़ी, बाद में सारे लोग कोर्ट से बरी हो गए, लेकिन जनता की निगाह में यह था कि कुछ गड़बड़ है और उन दोनों को जाना पड़ा। तो ये मेरा कहना यह है कि जब तक आप जेल से बरी नहीं होते हैं तब तक आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं होता है। जनता की निगाह में आप तभी पाक साफ होंगे जब अदालत से बरी हो जाएंगे। उसके पहले क्या होगा नहीं होगा, कितना आप उसका फायदा उठा पाते हैं, 4 जून को पता चलेगा। तो रामकृपाल जी, बात जनता की कर रहे हैं और कांग्रेस की भी कोशिश है कि जनता उसके समर्थन में आए, जनता उसे वोट करे। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसको उसने न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने एक बार गारंटी की बात फिर से की है। कांग्रेस कह रही है कि वो अपना हर गारंटी पूरा करेगी, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, क्या वहां उसने अपनी गारंटी पूरी की थी? पहले इस रिपोर्ट को देखिए और कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को समझिए, फिर रामकृपाल जी से बात करते हैं। केंद्र की सत्ता के लिए सियासी संग्राम जारी है। जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है और जिसको लेकर कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। आज हम ये घोषणा पत्र गरीबों के लिए हम अर्पित कर रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। वैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर, किसानों को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस की तरफ से भरोसा दिलाने की ये कोशिश की गई और गारंटी दी गई कि सरकार में अगर हम आए तो अपने वादों को पूरा करके दिखाएंगे। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है, हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। वैसे कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के चुरू में तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं और हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पलटवार किया। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं के सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए
बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे। यही हम आपसे साफ बताना चाहते हैं कि जो हकीकत है और जो झूठ है उसका अंतर बहुत साफ है। तो कांग्रेस ने तब तक लोगों को भ्रमित करने में सफलता हासिल की जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं था, साक्षरता की दर कम थी, संचार के साधन बहुत प्रबल नहीं थे। कांग्रेस लगातार गारंटी की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजस्थान और दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी गारंटी पूरी हुई, ये भी समझना जरूरी है। रामकृपाल जी, मैं आपसे एक छोटा सा जवाब चाहूंगा कि बीजेपी के संकल्प पत्र के मुकाबले कांग्रेस का यह न्याय पत्र कहां टिकने वाला है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसा आपने कहा, बहुत सारे राज्यों में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इसलिए कि गरीब में बैंक का खाता खुले। ये 1970-71 मतलब 70 के दशक में किया था, लेकिन ये चीज पूरी हुई है 2014 के बाद। गरीब का खाता खुला है 2014 के बाद। तो मेरा ये कहना है कि जैसा आपने कहा कि जनता ने सब देखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि राहुल जी ने आज कहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। तो सवाल यह है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र इंडिया अलायंस की सरकार में माना जाएगा क्या? अभी तो टीएमसी का घोषणा पत्र है, फलाना का घोषणा पत्र है। तो सवाल इस बात का है जी सर कि जिस राज्य में आप अगर आप बंगाल में इंडिया अलायंस में है ही नहीं तो बंगाल के लोग आपको क्यों वोट देंगे? आप बिहार में 9 सीटों पर लड़ रहे हैं तो बिहार के मतदाता को पता है कि आप 9 सीट लेकर के तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं जी। उत्तर प्रदेश में आप 17 सीटों पर लड़ रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि आप तो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। तो आपके घोषणा पत्र का मतलब क्या होगा? कहने का मतलब सर ये है, अलायंस का घोषणा पत्र क्या होगा इस पर है जी। कहने का मतलब ये कि बेशक उनका न्याय पत्र सामने आ गया है, लेकिन जनता की अदालत में उन्हें न्याय पाना अपने हिसाब का यानी बहुमत पाना कोई आसान काम नहीं है। फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पे, लेकिन ब्रेक पे